हेलो बच्चों, होम साइंस में आज आपका अगला चैप्टर है तंत्रिका या स्नायु तंत्र। तो हम आज आप लोगों को तंत्रिका या स्नायु तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। समस्त जीवधारियों के शरीर में रक्त परिभ्रमण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि अनेक संस्थान पाए जाते हैं। इन सभी संस्थानों का अपना अपना कार्य होता है, परंतु इन कार्यों में एक प्रकार का सामंजस्य पाया जाता है, जिससे भोजन पचाने, श्वास लेने, मूत्र त्यागने आदि जैसे अनेक क्रियाएं शरीर में सफलतापूर्वक संपन्न होती हैं। इन सभी संस्थानों की सामंजस्यता को बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र एक कुशल व्यवस्थापक एवं प्रतिभा संपन्न नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। अतः वह संस्थान जिसके अंतर्गत मस्तिष्क, न्यूरॉन्स, नाड़ी एवं अन्य नाड़ियाँ आदि शरीर की क्रिया को सुचारू रूप से संचालित, नियमित एवं नियंत्रित होने हेतु भाग लेते हैं, स्नायु अथवा तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। स्नायु संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन करता है। हमारा चलना फिरना, बोलना, सोचना, समझना, डर जाना, बेहोश हो जाना आदि सभी क्रियाएं स्नायु संस्थान द्वारा निर्देशित की जाती हैं। स्नायु संस्थान न केवल बाह्य क्रियाओं का ही नियंत्रक है, बल्कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं की भी ऐसी संस्थान या तंत्र द्वारा नियंत्रित व परिचालित होती हैं। जैसे हृदय की क्रिया स्वतः ही होती रहती है, किंतु किसी भय की आशंका से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। यदि इसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इसमें कोई भी सुधार चिकित्सा द्वारा किया जाना असंभव है। फलस्वरूप शरीर के समस्त क्रियाएं अव्यवस्थित व अनियंत्रित हो जाएगी। स्नायु संस्थान अर्थात तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की संपूर्ण बाह्य व आंतरिक कार्य विधियों का एक मुख्यालय है, जिसका मुख्य अंग मस्तिष्क है। अब आप लोगों का बच्चों टॉपिक है स्नायु की रचना। तो स्नायु की रचना, स्नायु संस्थान का मुख्य अंग मस्तिष्क है। मस्तिष्क का समस्त अंगों के साथ संबंध एक प्रकार की नाड़ियों द्वारा होता है, जिन्हें स्नायु नाड़ियाँ कहते हैं। ये नाड़ियाँ जाल की भांति समस्त शरीर में फैली होती हैं। इन महीन नाड़ियों से मिलकर एक मोटी नाड़ी बनती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यह मस्तिष्क के निचले भाग से आरंभ होकर रीढ़ की हड्डी अस्थि के खोखले भाग में पड़ी रहती है। इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी एक ओर मस्तिष्क से दूसरी ओर पतली स्नायु नाड़ियों द्वारा शरीर के समस्त भागों से संबंधित रहती है। मस्तिष्क, स्नायु नाड़ियाँ तथा सुषुम्ना नाड़ी आदि मिलकर स्नायु संस्थान में भाग लेते हैं। स्नायु संस्थान के सभी अंग एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। अतः पहले स्नायु कोशिका की रचना का वर्णन अधिक उपयुक्त होगा। अगला टॉपिक है बच्चों आप लोगों का स्नायु कोशिका की रचना। स्नायु संस्थान के विभिन्न अंगों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है, जिसे तंत्रिका कोशा या स्नायु कोशा अथवा अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। यह न्यूरॉन स्नायु संस्थान या तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। न्यूरॉन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में सर्वथा भिन्न प्रकार की कोशिका है, जिसकी आकृति व विशेषताएं बिल्कुल भिन्न प्रकार की हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का आकार। आकार में क्या है, न्यूरॉन के मुख्य दो भाग होते हैं। एक भाग में धूसर रंग का द्रव्य भरा होता है तथा बीच में केंद्रक होता है। मस्तिष्क के भिन्न भिन्न स्थानों में यह भाग भिन्न भिन्न आकार का होता है। यह न्यूरॉन चारों ओर से कुछ कोणिक से होते हैं तथा प्रत्येक कोण से कुछ तंतु निकलते हैं। दूसरा भाग जो उसी न्यूरॉन का ही भाग है,
एक लंबे बाल से भी बारीक व लंबा दुम की भांति होती है। इस लंबे भाग को अक्ष तंतु कहते हैं। यह केवल एक ही होता है। अक्ष तंतु की दूसरी ओर से बहुत से बारीक बारीक तंतुओं का समूह होता है। इसे डेंड्रिस कहते हैं। ये सभी तंतु श्वेत पदार्थ से निर्मित होते हैं, जो वस्तुतः न्यूरॉन के धूसर पदार्थ से निकलते हैं। इस प्रकार केंद्रक वाला भाग अक्ष तंतु तथा विभिन्न सूत्र मिलकर न्यूरॉन की रचना करते हैं। हमारा संपूर्ण स्नायु संस्थान इन्हीं न्यूरॉनों से मिलकर बना है। अस्थि कोशिका या पेशी कोशिका की क्षति होने पर नई कोशिका उनका स्थान लेती है, लेकिन क्षतिग्रस्त न्यूरॉनों की पूर्ति असंभव है। अगला टॉपिक है आप लोगों का विशेषताएं। तो विशेषताओं में क्या है कि स्नायु कोशिका की यह एक मुख्य विशेषता है कि इसमें विद्युत स्वेद प्रसारित करने का गुण होता है, किंतु न्यूरॉन का जीवद्रव्य वाला भाग ही संवेद उत्पन्न कर सकता है। इसके अक्ष तंतु इसमें विद्युत संवेद प्रसारित करने का गुण होता है, किंतु न्यूरॉन में ऐसी क्षमता नहीं होती। अक्ष तंतु संवेदी को मुख्य भाग से दूर तक वहन करता है तथा डेंड्रिस अक्ष तंतु से संवेद ग्रहण करके न्यूरॉन के मुख्य भाग तक ले जाते हैं। शरीर की समस्त आंतरिक तथा बाह्य क्रियाएं इसी तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। न्यूरॉन तथा कोशिका में अंतर। तो न्यूरॉन तथा कोशिका में क्या अंतर है? शरीर में विभिन्न क्रियाएं एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाएं निरंतर क्षतिग्रस्त होती रहती हैं तथा उनके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म लेकर उनका रिक्त स्थान ग्रहण करती रहती हैं, जिससे शरीर में कोशिकाओं का अभाव नहीं होता, जैसे अस्थि कोशिका, रक्त कोशिका, पेशी कोशिका अथवा आच्छादक कोशिका आदि। न्यूरॉन मस्तिष्क तथा स्नायु संस्थान की ऐसी कोशिकाएं हैं जिनकी क्षति हो जाने पर यह पुनर्निर्मित होती हैं। जो न्यूरॉन एक बार नष्ट हो जाते हैं उन्हें किसी भी चिकित्सा या औषधि व पौष्टिक पदार्थ का पुनर्निर्मित करना एकदम असंभव है, जिसका कारण यह है कि शिशु के जन्म तक जितने न्यूरॉन बन जाते हैं उनका जन्म के उपरांत आकार में तो वृद्धि होती है, किंतु नए न्यूरॉन अर्थात संख्या में यह कदापि नहीं बढ़ते। शिशु के जन्म के पश्चात किसी कारणवश इनके नष्ट हो जाने का परिणाम जीवन पर्यंत के लिए कष्टदायी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यदि जन्म होने पर किसी शिशु का एक पैर से अपाहिज होता है तो वह जीवन भर अपाहिज ही बना ही रहेगा, स्वस्थ नहीं हो सकता। अपाहिज होने का मुख्य कारण यह है कि उसमें उस अंग में न्यूरॉन नहीं है, अर्थात कम है। उस अंग का मस्तिष्क से संबंध विच्छेद हो चुका है। मस्तिष्क का उस पर कोई नियंत्रण होने से उस अंग को गति करने का कोई सूचना नहीं मिलती है। वह अंग निष्क्रिय रहता है और निष्क्रियता जीवन भर बनी रहेगी। न्यूरॉन की अन्य कोशिकाओं में दूसरी भिन्नता यह भी है कि न्यूरॉन के सूत्रों अर्थात अक्ष तंतु की लंबाई बहुत अधिक होती है। यह लंबाई कभी कभी इतनी अधिक भी पाई जाती है कि यदि न्यूरॉन का केंद्रक वाला भाग मस्तिष्क में है तो उसका अक्ष तंतु लंबाई में पैर तक फैला हुआ है। शरीर के अन्य कोशिकाएं इतनी दूर तक अपना प्रसार कभी नहीं करती। अगला टॉपिक है आप लोगों का स्नायु नाड़ियाँ। मानव शरीर में स्नायु नाड़ियाँ अर्थात तंत्रिकाओं का जाल सा बिछा है। ये नाड़ियाँ सफ़ेद धागे के समान होती हैं। इन पर एक प्रकार का वसा युक्त आवरण चढ़ा होता है जिसे माइलिन कहते हैं। इन नाड़ियों में कई अक्ष तंतु होते हैं। यदि न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो अक्ष तंतु भी नष्ट हो जाते हैं, किंतु केवल
अक्ष तंतुओं के नष्ट हो जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होते। ये अक्ष तंतु बहुत लंबे अर्थात कभी कभी मेरुरज्जु के पैर के अंगूठे तक फैले होते हैं। अक्ष तंतु के ऊपर चढ़े हुए माइलिन के द्वारा अक्ष तंतुओं की मरम्मत होती रहती है। स्नायु नाड़ियाँ दो प्रकार की होती है, संवेदी नाड़ियाँ, प्रेरक नाड़ियाँ। संवेदी नाड़ियाँ, ये नाड़ियाँ सुषुम्ना व मस्तिष्क के बाह्य सूचना पहुँचाने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें संवेदी नाड़ियाँ कहा जाता है। इन नाड़ियों के सिर जिन जिन अंगों में स्थित होती हैं उन्हें अंगों से संबंधित सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुँचाती है। जैसे त्वचा में स्थित नाड़ियों के सिरों द्वारा स्पर्श, गर्मी, सर्दी, सुई, काटा, चुभने अथवा पीड़ा आदि की अनुभूति होती है। अतः त्वचा पर भी कोई प्रभाव होते ही ये नाड़ियाँ तुरंत मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं। मस्तिष्क उस भाग को अपना आदेश भेजकर स्थिति के अनुरूप क्रिया करवाता है। जैसे किसी के चिकोटी काटने पर, गर्म बर्तन में उंगली छू जाने पर तुरंत हाथ उसके स्थान से हटाकर अपना सुरक्षा करने का प्रयत्न करता है। जीभ द्वारा विभिन्न स्वादों का, नासिका द्वारा सुगंध या दुर्गंध, कान द्वारा विभिन्न आवाज़ों का हमें अनुभव प्राप्त होता रहता है। वास्तव में अंग अपने अनुरूप क्रिया तो करते हैं किंतु कोई अनुभव इन अंगों को नहीं वरन मस्तिष्क को होता, अर्थात किसी बात को सूचना, समझना, मधुर संगीत सुनकर झूम उठना आदि इन अंगों का नहीं बल्कि मस्तिष्क का कार्य है। किसी बाह्य संवेद की सूचनाएं नाड़ियाँ मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। मस्तिष्क द्वारा उसका अनुभव व आस्वादन किया जाता है। अगला है आप लोग का प्रेरक नाड़ियाँ। ये इन्हें चालक नाड़ियाँ भी कहते हैं। ये नाड़ियाँ संवेदी नाड़ियों के प्रतिकूल कार्य करती हैं। ये अर्थात सुषुम्ना व मस्तिष्क द्वारा प्रदत्त आदेशों के अनुसार पेशियों को प्रेरित करके उनसे उचित गति या कार्य करवाना प्रेरक नाड़ियों का काम है। ये नाड़ियाँ पेशियों की गति के संचालन की प्रेरणा देती हैं। साथ ही शरीर की पेशियों की गतिशील होते समय इनमें एक संतुलन व समन्वय भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार प्रेरक दो प्रकार की होती है, जिन्हें शरीर की पेशियां गतिशील होते समय इनमें संतुलन व समन्वय, जिन्हें शरीर को संतुलन रखने तथा शरीर को गतिशील की स्थिति में समन्वय रखने के लिए एक दूसरे के विपरीत कार्य करना पड़ता है। तभी हमारा शरीर चलते, कार्य करते, हंसते, बोलते समय बहुत ही संतुलित ढंग से गति से करता है। यदि इन नाड़ियों द्वारा शरीर में ऐसी व्यवस्था न होती तो हमारे चलने फिरने, उठने बैठने की गति अनियमित व बहुत बेढंगी हो जाती। कुछ प्रेरक नाड़ियाँ अंगों को एक प्रकार की गति का आदेश देती है तथा दूसरे प्रेरक नाड़ियाँ इस गति से विपरीत नाड़ियों को इस प्रकार गति करवाने का आदेश लघु मस्तिष्क द्वारा होता है। लघु मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न हो जाने से यह नाड़ियाँ प्रभावित होकर नियमित ढंग से कार्य करना बंद कर देती हैं, जिससे चलन में, लड़खड़ाने में, गर्दन लटक जाना, हाथों के विभिन्न क्रियाओं में अस्वाभाविकता आदि स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। किसी अंग में लकवा मारने की स्थिति लघु मस्तिष्क की विकृति ही होता है। अगला टॉपिक है आप लोगों का साइनेप्स। न्यूरॉन से विभिन्न लंबे सूत्र निकलते हैं जिनका पृथक पृथक अस्तित्व होता है। ये पेड़ की टहनियों की भांति समूह में होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, केवल आपस में उलझी सी रहती हैं। अतः इन सूत्रों के मध्य में कुछ न कुछ अंतर रह जाता है।
सूत्रों के मध्य के अंदर अर्थात रिक्त स्थानों को साइनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन की विभिन्न सूत्र अलग अलग रहने पर एक दूसरे से संवेदों को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, इस विषय में दो मत हैं। एक मत के अनुसार बाह्य संवेदना एक न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचने के लिए कारण कोई रासायनिक क्रिया, दूसरे मत के अनुसार इस क्रिया में कोई विद्युतीय प्रक्रिया कार्य करती है। कुछ अन्य विद्वान रासायनिक व विद्युतीय दोनों ही आधार को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संवेदी के पहुंचने का कारण मानते हैं।